चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वर्क पावर और एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे वर्क को। वर्क क्या होता है, पहले भी हम लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ा हुआ है क्लास 9th 10th में, है ना, क्लास 8th में हमने इसको समझा है व्हाट इज वर्क। तो क्या चीज़ होती है वर्क, बताओ, है थोड़ा सा आइडिया? हम कह सकते हैं कि एक बॉडी पे वर्क हुआ है कब, जब उस पर एक फोर्स लगे और वो फोर्स एक्चुअली इस बॉडी को डिस्प्लेस करे, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ए वर्क इज सेड टू बी डन इफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एक्चुअली मूव्स द बॉडी, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। मतलब क्या क्या हुआ कि अगर सपोज करो इस तरह से एक बॉडी है, ठीक है, और इस पर ये फोर्स लग रही है एफ। अब अगर ये फोर्स इस पर लग रही है और ये बॉडी ये फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेस हो रही है, अपनी जगह से हट रही है और दूर कहीं जा रही है। मान लो ये बॉडी यहां पे थी, फोर्स लगने के बाद कुछ समय बाद ये बॉडी यहां पहुंच गई, तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कैरी आउट की, है ना। ये देखो, ये मान लो डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा होता है कि आप फोर्स लगाते हो बॉडी पे और बॉडी डिस्प्लेस करती है, अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह जाती है आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स, देन वी कैन से दैट कि वर्क हुआ है। तब हम कहेंगे कि इस बॉडी पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। समझे बात? वर्क इज सेड टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी एक्चुअली डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, है ना, कि बॉडी को डिस्प्लेस करे। अगर करे तभी हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। समझ आई बात? क्या होता है वर्क? वर्क तब होता है किसी बॉडी पे अगर बॉडी पे क्या लगे, एक फोर्स लगे और वो फोर्स लगने के बाद बॉडी डिस्प्लेस करे। अब जैसे ये बोर्ड है, मैं यहाँ पे फोर्स लगाता रहता हूँ, ये डिस्प्लेस हो रहा है, अपनी जगह से हट रहा है क्या? नहीं हट रहा है ना। तो मैं पूरे दिन भी ये काम करता रहूंगा ना। तो फिजिक्स में अगर वो पूछेगा भाई कितना काम किया, कुछ काम नहीं किया, वर्क जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि आपकी डिस्प्लेस नहीं हुई बॉडी, बॉडी तो डिस्प्लेस ना हुई। क्योंकि अब फार्मूला भी क्या होता है इसका, फार्मूला होता है वर्क का जो फार्मूला होता है ये होता है इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब आप, मैं ऐसे करके धक्का लगा रहा हूं इस बोर्ड को और पूरा दिन मैं एक धक्का लगाता रहूं, तो मैंने बॉडी को डिस्प्लेस किया क्या? नहीं किया। तो आपके पास एस की वैल्यू क्या आई? जीरो आई। जब एस की वैल्यू जीरो तो वर्क भी क्या हुआ? जीरो। समझ आई बात? तो वर्क जो है ना, वर्क तभी होता है जब एक बॉडी में फोर्स लगे और सिर्फ फोर्स ही ना लगे, वो फोर्स तो लगनी ही लगनी चाहिए, और फिर बॉडी को फोर्स लगने के बाद बॉडी डिस्प्लेस भी करे, तब हम कहते हैं कि वर्क उस बॉडी पे हुआ है। तब हम कहते हैं कि वर्क उस बॉडी पे हुआ है। और ये होता क्या है? ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका किसका? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। अब अगर ये डॉट प्रोडक्ट है, तब हम ऐसे नहीं कह सकते इसको W इज इक्वल टू, पता आपको ए डॉट बी किसके ऊपर होता था? ए बी कॉस थीटा, है ना। तो यहां पे मैं क्या लूंगा? एफ एस कॉस थीटा। व्हाट इज थीटा? इट इज द एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर। एफ वेक्टर और एस वेक्टर के बीच में जो एंगल है ना, दैट इज अ थीटा। तो मेरे पास फार्मूला कुछ इस तरह का बन गया वर्क का, एफ एस कॉस थीटा। सही है। अब इस थीटा पे भी डिपेंड कर रहा बड़ा कुछ। देखो जैसे मैंने आपको कहा कि वर्क जीरो कब? जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई। अब देखो अगर डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, तब भी वर्क जीरो आ सकता है। वो कैसे? इसमें से एक ऐसा होगा, इसमें से एक हम केस ऐसा स्टडी करेंगे जिसमें फोर्स भी लग रही होगी, जिसमें डिस्प्लेस भी कर रही होगी बॉडी, बट वर्क नहीं हो रहा होगा। कैसे? देखते हैं। चलिए पहला केस स्टडी करते हैं इसका। देखो केस वन क्या है कि अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री, मान लो अगर थीटा 0 डिग्री होता तो मेरे पास वर्क कैसे होता? मतलब 0 डिग्री कब होता है? थीटा 0 डिग्री कब होगा? मान लो फ्री फॉल बॉडी है, ठीक है ना। कौन सी इसकी एग्जांपल है जो उसको क्लैरिफाई करती है? आप एक पेन लिया, मैंने छोड़ दिया इसको, ठीक है, तो ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, नीचे की तरफ गिर रहा है अपने आप। अब इस पे जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है? भाई सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लग रही है ना, तो फोर्स की डायरेक्शन ये। और बॉडी ने डिस्प्लेस भी कहां किया? बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई है ना, जो उसने एस कवर किया, वो भी उसकी भी डायरेक्शन क्या है? भाई वो भी नीचे की तरफ ही है। तो जब दोनों इस तरह से पैरेलल आएंगे तो इसके बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री बना तो फिर हम आपको बताओ वर्क की वैल्यू क्या आएगी? एफ एस कॉस 0। व्हाट इज कॉस 0? इट इज 1, देन वर्क इज एफ इंटू एस, देन वर्क इज एफ इंटू एस। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई यार वर्क जो है ना वो पॉजिटिव आया, ठीक है ना। एफ की वैल्यू एस की वैल्यू डालोगे तो वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव वर्क डन आ सकता है अगर एंगल जो है, ठीक है, वो एक तरह से हम कह सकते हो कि एंगल एक्यूट हो, थीटा 0 डिग्री हो इस तरह से। तो आप देख रहे हो 90 से कम एंगल हो तो भी हमारे पास जो वर्क होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, है ना। अब वर्क जो है ना, सेकंड केस डिस्कस करें।
सेकंड केस। अब देखो, अगर मेरे पास F और S के बीच में जो एंगल है जीरो ना होकर अगर 180 होता तो क्या होता? जीरो ना होकर अगर 180 होता तो क्या होता? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये केस कब हमारे सामने आता है? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री वाला। कब F और S के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा? बता सकता है कोई? बड़ा सिंपल है। जैसे मैं इस पेन को ऊपर फेंक रहा हूं, जब मैं इसको ऊपर फेंक रहा हूं, फोर्स तो अभी भी नीचे लग रही है, वो थोड़ी ऊपर लग रही है। जो ग्रेविटी वाली फोर्स है ना, ये तो अभी भी नीचे लग रही है। अब मैंने इसको ऊपर फेंका, डिस्प्लेस कहां किया? ये ऊपर की तरफ। इस पे जो ग्रेविटी वाली फोर्स लग रही है वो कहां लग रही है? नीचे की तरफ। तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री बना, ठीक है ना। तो अगर ये वाला हम केस डिस्कस करेंगे, अपवर्ड मोशन में किसी बॉडी को फेंकेंगे, ऐसे मान लो ये बॉडी, इसको मैंने ऊपर की तरफ फेंका, इसने डिस्प्लेस किया। कैसे डिस्प्लेस किया? इसने ऊपर की तरफ, लेकिन जो इसमें फोर्स लगी वो लगी इसको नीचे की तरफ, तो इसके बीच एंगल कितना बना? 180 डिग्री। तो मुझे बताओ फिर वर्क की वैल्यू क्या आई? वर्क किसके बराबर आएगा? एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो मुझे बताओ 180 कॉस 180 कितना होता है? -1। तो यहां पे क्या आया? माइनस एफ एस नहीं आ गया? तो इसका मतलब वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। वर्क जो है नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। समझ आया? अच्छा, अब एक और केस डिस्कस करते हैं। वो केस जो मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा हो, फोर्स भी लगे, ठीक है, और हमें लगने लगे कि हाँ भाई बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है, फोर्स भी लग रही है, बॉडी डिस्प्लेस भी कर रही है, फिर भी वर्क जीरो। ऐसा कैसे? ऐसा कैसे? चले देखते हैं। केस थर्ड, इसको समझने के लिए ना देखो, मान लो एक प्लेटफॉर्म है और एक हमारा कूली नंबर 1 जो है वो इस तरह से सामान उठा रहा है, ठीक है। ऐसे इसने सामान उठाया है, बहुत बड़ा बक्सा, एक छोड़ के जाते 2 उठाए हैं, ठीक है, और ये भी आगे की तरफ चल रहा है। प्लेटफॉर्म है, सामान उठाया और आगे की तरफ ये चल रहा है, ठीक है, इस तरह से चल रहा है ये। अब बेचारे ने बड़ा सामान उठाया है तो चल भी रहा है आगे की तरफ, सामान जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा भी दिया। अब ये लगा पैसे मांगने, और किससे? एक फिजिक्स वाले बंदे से। अब जब उससे पैसे मांग रहा है, उसने अच्छा पैसे चाहिए, ठीक है, तूने काम किया? वो कहता भाई काम तो किया मैंने, इतना सामान उठा के तो लाया यहाँ तक। तो कहता कोई बात नहीं, पहले वर्क निकालेंगे, वर्क निकाल के जितने पैसे बनेंगे उतने पैसे देंगे। तो वो जो फिजिक्स वाला बंदा है वो क्या करने लगा ये वाला फार्मूला लगाने, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो क्या बना? एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। अगर ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो मित्रों क्या होगा बताओ? एफ, ठीक है, फोर्स लग रही है ना, देखो फोर्स कहाँ लग रही है भाई? ग्रेविटी है ना, नीचे की तरफ ये फोर्स लग रही है, फोर्स की डायरेक्शन तो यही है, ये आया एफ, और इसने जो डिस्टेंस कवर किया ये उड़ के थोड़ी गया ऊपर की तरफ, ये ऊपर से थोड़ी नीचे गिर रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है? मान लो इस तरफ इसने मूव किया, तो ये इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में आई। एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस 90 डिग्री, मतलब डिस्टेंस भी कवर किया इसने, डिस्प्लेसमेंट भी कवर की, फोर्स भी लगी रही थी, एंगल कितना बना? 90 डिग्री। जब एंगल 90 डिग्री बना, कॉस 90 कितना होता है? 0। तो अगर कॉस 90 0, सब कुछ 0, तो इसका मतलब वर्क 0। तो ये तो बोल रहा तूने काम ही नहीं किया, देख फार्मूले के हिसाब से तेरा काम ही नहीं है कोई, तो वर्क 0, तो तेरे को किसके पैसे देने हैं, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो इतनी ज़्यादा फिजिक्स मत पढ़ना कि जिससे वर्क 0 आए और बेचारे की मेहनत बेकार जाए, है ना? तो देखो फार्मूले के हिसाब से क्या आ रहा है कि वर्क 0। क्यों 0 आया? देखो इस बार तो सब कुछ था, फोर्स भी थी, डिस्प्लेसमेंट भी थी, बट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री। अगर ऐसा होता है एंगल, देखो ना, एंगल अगर 90 डिग्री बनता है F और S के बीच में, तब भी वर्क क्या आता है? तब भी वर्क 0 आता है। तब भी वर्क क्या आता है? वर्क की वैल्यू 0 आती है। तो इसका मतलब वर्क जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, वर्क नेगेटिव हो सकता है, और वर्क 0 हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना। अच्छा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है? क्या लग रहा है, बताना जरा। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी? शाबाश मित्रों। ये क्या है? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना? ये एक स्केलर प्रोडक्ट है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है माना हमने, ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी माना हमने। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है, यहाँ कहीं मैंने कुछ डायरेक्शन के बारे में बात की नहीं की, तो इसका मतलब जो वर्क आया वो क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है ये? स्केलर क्वांटिटी है ये, समझी बात? वर्क वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वर्क क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। याद रखें इस चीज को, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये मिल रहा कैसे हमें? ये मिल रहा है हमें डॉट प्रोडक्ट करके। किसका किसका डॉट प्रोडक्ट करके?
फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और इसका जो आंसर आता है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। एफएस का जो आंसर आता है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क क्या हुआ, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। अच्छा, इसी के साथ एक चीज और पढ़ लेते हैं, वर्क का यूनिट क्या होता है। वर्क का यूनिट ना 2 यूनिट ऐसे माने जाते हैं एसआई सिस्टम में। एक तो जूल्स से भी वर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है एसआई सिस्टम में। जूल्स मतलब एनर्जी का भी यूनिट है, और एनर्जी और वर्क का भी आपको पता चलेगा। कल हम एक लेक्चर स्टडी करेंगे जिसमें होगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम है, तो वहां से पता चलेगा कि वर्क और एनर्जी आपस में कोरिलेट करते हैं। तो जैसे एनर्जी का यूनिट जूल्स है, वैसे ही वर्क का यूनिट जूल होता है। अच्छा, एक और यूनिट हो सकता है इसका, यहां से देखो, फोर्स का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में, न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर, तो इसका मतलब इसका यूनिट ये भी हो सकता है न्यूटन मीटर, है ना। एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, इसका है या तो जूल्स में लिखते हैं इसको, या फिर न्यूटन मीटर में भी लिखते हैं इसको, ठीक है जी। ये चीज पता चल गई। अच्छा, एक और चीज पता करते हैं वर्क के बारे में। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, डायमेंशनल फार्मूला बताओ जरा। डायमेंशनल फार्मूला करे थे ना, तो बताइए जरा क्या होगा। हाँ, इसका वर्क होगा ml/t-2, ठीक है ना। कैसे किया, पहले फोर्स का लिखा, फिर डिस्प्लेसमेंट का लिखा, और उसको हमने पावर्स को प्लस कर दिया, तो हमारे पास आ गया ml/t-2, ठीक है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं वर्क के बारे में, ठीक है। वर्क क्या होता है, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, यूनिट इसका जूल्स, न्यूटन मीटर है, और जूल्स और न्यूटन मीटर कुछ भी लिख सकते हैं इसमें से। डायमेंशन फार्मूला इसका ml/t-2 है, और वर्क हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, वर्क हमारा जीरो भी हो सकता है। जीरो आने के 2 कंडीशन है, या तो डिस्प्लेस ही नहीं करे बॉडी, या फिर डिस्प्लेस कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल जो है अगर 90 डिग्री है, तभी हमारे पास वर्क की वैल्यू 0 आ सकती है, ठीक है जी। यहां तक समझ आ गया। तो पूरा दिन अगर आप दीवार को धक्का देते रहोगे और बोलो कि मैंने काम किया, तो किया काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि आप बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर पाए। जब आप बॉडी को डिस्प्लेस नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आपने कोई काम नहीं किया, आप काम चोर, कोई काम नहीं किया, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि वर्क तो हमने देख लिया क्या चीज है, और अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे कि इसको एनर्जी क्या चीज होती है ना। एनर्जी क्या होती है बताओ यार, ये तो तुमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, तभी पूछ रहा हूं तुम लोगों को। क्या होती है, शाबाश। व्हाट इज एनर्जी, इट इज अ, पता कैसे चलता है एनर्जी है किसी के अंदर कितनी है, कितनी, कैसे इसको नापते कैसे है, कैपेसिटी टू डू वर्क बोलते हैं ना। इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, कि भाइयों आपको एनर्जी को अगर पता करना है तो आप ये पता करो किसी के अंदर कितनी एनर्जी है। तो ये पता करना, तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये पता करना पड़ेगा कि वो कितना काम कर सकता है। दैट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। व्हाट इज एनर्जी, इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क, सिंपल, ठीक है। तो एनर्जी अब ऐसे नाप नहीं सकते हम लोग, तो काम करें, कितना काम कर सकता है कोई इंसान, उसी से पता चलता है कि उसके पास कितनी एनर्जी है। जो ज्यादा काम कर पाएगा ज्यादा एनर्जी, कम काम कर पाएगा तो कम एनर्जी, ऐसे ही मेजर कर पाएंगे इसको। अब एनर्जी भी जो हमने खासकर इस चैप्टर में स्टडी करनी है, ऐसे तो बड़ी टाइप्स होती है इनके अलग अलग, ठीक है, लेकिन जो हमने यहाँ स्टडी करना है वो है 2 तरह की एनर्जी। कौन कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। 2 तरह की एनर्जी की बात करनी है। एक आ गया हमारे पास, अच्छा इसका यूनिट क्या होता है एनर्जी का बताओ, वही जूल है ना, जो वर्क का है। क्योंकि देखो ना, एनर्जी का पता ही हमें कैसे पता चल पाता है, जब हम काम कर पाते हैं तब। अब इसके 2 टाइप्स मोटे मोटे तौर पर पढ़ते हैं। एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी, और दूसरी तरफ हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सब पहले से पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, कोई नया नहीं पढ़ रहे अब तक। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो जो मोशन की वजह से एनर्जी मिलती है बॉडी को, ठीक है, उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। समझ आया कि बॉडी के पास जो मोशन है उसकी वजह से जो उसको एनर्जी प्राप्त हो रही है, मिल रही है, उसको कहा जाएगा काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह से व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड शेप। अपनी पोजीशन और शेप की वजह से जो बॉडी एनर्जी गेन करती है, अपनी पोजीशन और
शेप की वजह से बॉडी जो एनर्जी गेन करती है उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, उसे कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा समझते हैं कैसे शेप और पोजीशन की वजह से कैसे एनर्जी मिलती है हमें, है ना। देखो अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ये पोटेंशियल एनर्जी भी 2-3 किस्म की होती है, ठीक है। एक मान लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पहले इसी को समझते हैं क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, अब आपने सीढ़ियां चढ़ी और कहां पहुंच गए, फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गए। तो भाई तुमने कुछ काम किया तब पहुंचे उस जगह पे कि ऐसे पहुंच गए, तुमने कुछ वर्क किया ना, कुछ वर्क किया, तुमने वो स्टेज को चढ़ा, फिर जाके तुम कहां पहुंचे, उस फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचे। तो ये जो तुमने काम किया ना, यही काम एज अ पोटेंशियल एनर्जी बनके आपके अंदर स्टोर हो जाता है, यही वर्क एज अ पोटेंशियल एनर्जी बनके आपके अंदर स्टोर होता है। और किस फार्मूले से हमें मिलता है, याद है, mgh। तो ये जो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिली, ये कैसे मिली आपको, आपकी पोजीशन की वजह से मिली। आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी 0, आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो मान लो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल्स, अगर आप सेकंड फ्लोर पे हो मान लो पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल्स, थर्ड पे हो तो मान लो 30 जूल्स। तो ये जो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, ये कैसे मिल रही है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। ये आपकी बॉडी जो पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रही है, ये आपको गेन कर रही है कैसे, आपकी पोजीशन की हेल्प से। क्या आप अर्थ से कितनी दूरी पे हो, है ना, क्या आप अपने इस अर्थ से कितनी हाइट पे हो, कितनी ऊंचाई पे हो, उसकी हेल्प से आपको मिल रही है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन फ्रॉम द अर्थ। ग्रेविटेशन की अगर बात करनी है तो हम कहां से मेजर करेंगे, अर्थ से, है ना, फ्रॉम द अर्थ। तो ये आ गई आपकी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से एक और होती है जिसको बोलते हैं, ये हमने क्लास 12 में पढ़नी है, वैसे ये तो क्लास 11 में पढ़ना है ग्रेविटेशन के बारे में। दूसरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, देखो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल अगर सिर्फ डेफिनेशन बोल दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। सुनो देखो, जैसे कि जब भी हमें किसी फील्ड में, किसी फील्ड के अपोजिट काम करना पड़ता है ना, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड है और ये फील्ड हमें नीचे की तरफ खींच रही होती है, हमेशा नीचे की तरफ खींच रही, तभी तो हम नीचे गिरते हैं। लेकिन आपने जब वो स्टेयर्स चढ़ी तो आपने क्या किया, इसके अपोजिट काम किया, ये नीचे खींच रही, तुम ऊपर की तरफ गए। तो जब आप किसी फील्ड में उसके अपोजिट काम करते हो तब हमारे पास आती है क्या, एक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन फील्ड के अपोजिट काम किया तो आपको क्या मिली, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से मान लो तुम्हारे पास एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज की ना अपनी फील्ड होती है एक, ठीक है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, जैसे अर्थ की अपनी फील्ड है जिसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या बोलेंगे। इसी तरह से चार्ज की भी अपनी एक फील्ड होती है जिसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसके बारे में हमने डिटेल में बड़ा पढ़ना है, कहां, क्लास 12 का पहला चैप्टर यही है, सारा बड़ा कुछ पढ़ना है इसके बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना, और वहां पे मैं आपको बताऊंगा, फिर चलो यहां से थोड़ा देख लो कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बाहर की तरफ, जैसे सूरज की किरणें नहीं होती बाहर की तरफ जा रही है, वैसे इसकी फील्ड होती है बाहर की तरफ, ऐसे अवे फ्रॉम द चार्ज। अब इस फील्ड में अगर सपोज करो मैं एक और पॉजिटिव चार्ज लेके आके यहां रखना चाहता हूं, तो ये इसको रिपेल करेगा यार, रिपेल करेगा ना, रखना चाहूंगा तो क्या करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल नहीं करेगा। सपोज करते हैं अगर ये रिपेल करेगा तो फिर भी मैं रखना चाहता हूं, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। भाई ऐसे तो ये रिपेल कर देगा इसको, मैं चाहता हूं कि नहीं तू इसी पोजीशन को मेंटेन कर। मान लो मैं इसको ए पोजीशन, ये पोजीशन ये है, और मैं इस चार्ज को इस ए पोजीशन पे रखना चाहता हूं, प्लेस करना चाहता हूं, तो भाई साहब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे काम करना पड़ेगा। जैसे आपको पौड़ियां चढ़ने के लिए कुछ काम करना पड़ा था, तो यहां पे मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, यहां से उठाऊंगा, यहां रखूंगा, अगेंस्ट द फील्ड जा रहा हूं, यहां रख रहा हूं और फिर प्लेस कर रहा हूं। इसका मतलब कुछ काम करना पड़ा मुझे, इस चार्ज को मान लो इन्फिनिटी से उठाया और कहां रखा, इसकी फील्ड में रखा, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा। यही वर्क एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बनके इसके अंदर स्टोर होता है। किसके अंदर, जिस बॉडी को आप ला रहे हो, जिस बॉडी को आप ला रहे हो, है ना, जिसकी फील्ड में जा रहे हो उसको नहीं कुछ होता। अर्थ में थोड़ी वो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, आप में आ रही है। वैसे इस चार्ज में आएगी, जिस चार्ज को आपने उठा के लाया, इसकी फील्ड में रखा, उसके अंदर आएगी क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगेंस्ट द फील्ड आप काम कर रहे हो ना, समझ आई बात। तो ये भी क्या है, ये भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिल रही है, ड्यू टू द पोजीशन। क्योंकि यहां होगा, इस पोजीशन में होगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इस पोजीशन में होगा तो काम करना पड़ा इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए, वही काम एज ए पोटेंशियल एनर्जी बनके इसके अंदर स्टोर हो रहा है, और इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसके बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ना है हम लोगों ने, बड़ा डिटेल में पढ़ना है क्लास 12 में, ठीक है।
एक और होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब ये क्या चीज होगी भाई? आप स्प्रिंग ले लो, ये होती है स्प्रिंग में। आप स्प्रिंग ले लो, उसको ऐसे करके खींच लो, एक्सपैंड कर दो। अब उसके अंदर एक ताकत है, सपोज बोला ऐसे मैंने स्प्रिंग लिया, उसको खींच लिया बोला ऐसे करके, अब उसके अंदर एक ताकत आ गई, छोड़ो तो कैसे आता है वापस? और आपको भी खींच रहा है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने के लिए कर रहा है ना। ये जो उसके अंदर क्या आई, एनर्जी आई यार, इस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और कैसी पोटेंशियल एनर्जी है ये? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स शेप। आप उसकी शेप बदल रहे हो, पोजीशन नहीं, शेप बदल रहे हो। मान लो शेप बदल दी तुमने उसकी, अब जब शेप बदल दी तो अपनी शेप को वापस ओरिजिनल शेप में अटेन करने के लिए उसके पास एक ताकत आ गई, वापस वो भी जोर लगा रहा है इधर अपनी ओरिजिनल पोजीशन को हासिल करने के लिए। तो ये जो स्प्रिंग के अंदर जब आप कंप्रेशन करते हो, चलो एक्सपैंड किया तब भी इसके अंदर एनर्जी आई है ना, कंप्रेस करो उसको, दबा दो ऐसे करके तो छोड़ो जाएगा इधर, है ना, स्प्रिंग दिया दबा दिया ऐसे करके छोड़ो जाएगा ना, तो भाई जा रहा है तो ताकत आई इसके अंदर। ये जो पोटेंशियल एनर्जी अब डेवलप हुई ना उस स्प्रिंग के अंदर, जब हमने इसको क्या किया, कंप्रेस किया, या हमने इसको क्या किया, एक्सपैंड किया, उसको कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ आया कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये भी एक बॉडी में अटेन हो रही है ड्यू टू इट्स शेप, ड्यू टू इट्स शेप। समझ आया? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू द मोशन। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो एक बॉडी में सेव होती है, एक बॉडी पोजेस करती है, कब? ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। और फिर इसकी तीन टाइप्स हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।